वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 27 जुलाई 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के बारे में है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि कोई भी पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्पज़ से। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अगर इस फंड में से कोई पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसके लिए पार्लियामेंट की जो संस्तुति है या अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है और ना ही कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी एनडीआरएफ के अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए अलाउड है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट आप सामान्य समझ से भी सही मान सकते हैं, क्योंकि अगर कोई फंड बनाया गया है तो उसमें किसी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन को अलाउ किया जा सकता है कंट्रीब्यूट करने के लिए, यद्यपि ये काम अभी किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट बड़ा एक्सट्रीम सा है। कोई भी ऐसा फंड क्यों बनाया जाएगा जिसमें किसी भी प्रकार के ऑडिट को अलाउ ना किया जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो करप्शन की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अनयूजुअल होगा कि कोई ऐसा फंड बना दिया जाए जिसमें ऑडिट ही अलाउड ना हो। खैर, सामान्य कोई भी फंड हो उसमें ऑडिट अलाउड ज़रूर होता है। इस लिहाज से आप सामान्य समझ से भी इस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। सही जवाब भी यही है। आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस प्रकार से जो आपका जवाब होगा दैट विल बी ए, ओनली वन इज़ करेक्ट। कैग ऑडिट करते हैं एनडीआरएफ को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। न्यूज़ में इसीलिए था बिकॉज एनडीआरएफ में अभी हाल फिलहाल में किसी भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन से कंट्रीब्यूशन को अलाउ किया गया और इसमें कुछ बदलाव किए गए सेक्शन 46(1)(b) में, जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आता है। नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड पहले हुआ करता था 2005 में, उसे ही एनडीआरएफ में कन्वर्ट कर दिया गया। ये देखिए पब्लिक अकाउंट के तहत आता है और इसीलिए इसमें से अगर कोई पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता। पब्लिक अकाउंट के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 266 में क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है। ये सरकार की वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो उन्हें लोगों को वापस करना होता है, मतलब वो पैसा सरकार का नहीं होता। जैसे कि कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो सकते हैं आपके लिए। प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स, लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा सरकार के पास होता ज़रूर है बट उनका नहीं होता, तो वो उन्हें रिटर्न करना होता है। तो इसीलिए वहाँ पे पार्लियामेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता। जो अगला प्रश्न है वो रेज इनिशिएटिव के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट रेज इनिशिएटिव को अप्रोप्रिएट वे में डिफाइन करता है। क्या ये यंगस्टर्स को स्किल करने के लिए है ताकि वो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेक्टर के बारे में जानकारी अवेल कर सकें? क्या इसका उद्देश्य ये है कि एक नेशनल लेवल की स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाए एयर पोल्यूशन और इन्वायरमेंट को काउंटर करने के लिए? क्या ये इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए है वर्क स्पेसेस पे पूरे देश में, या फिर बच्चों में लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? बताइए क्या है इसका सही एक्सप्लेनेशन। रेज का मतलब होता है बढ़ाना। अब इस लिहाज से काफ़ी क्लोज जा रहा है। इनमें से सारे ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। आपको जानकारी होगी तो ही आप इसे हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये इंडोर एयर क्वालिटी को वर्क स्पेस पे इम्प्रूव करने के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी रेज इनिशिएटिव को लॉन्च किया है EESL और USAID की मदद से। इसकी मदद से हम इंडोर एयर क्वालिटी को तेज़ी से इम्प्रूव कर पाएंगे। इसका फुल फॉर्म है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ये एक प्रकार का एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो भारत के बारे में है। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर उसके बारे में। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये दुनिया का बहुत ही ज़्यादा एजाइल यानी कि मुस्तैद और लाइटेस्ट यानी कि हल्का सर्विलांस ड्रोन है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये इस प्रकार से बनाया गया है कि रडार्स इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि DRDO ने इसे इजराइल के साथ मिलकर डेवलप किया है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले और दूसरे स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, लेकिन तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि DRDO ने इसे बिना किसी की पार्टनरशिप के साथ डेवलप किया है। मतलब ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है।
तो अगर कोई चीज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, अगर किसी में किसी अन्य देश का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत है बिकॉज इसे इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इंडियन आर्मी में अभी इसे इंडक्ट किया जा रहा है, प्रोवाइड किया गया है उन्हें। ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड होंगे, ये फ्रेंड और एनिमी को डिटेक्ट करके उसके हिसाब से एक्शन ले पाएंगे। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में भी ये बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी इनके पास होगी। डीप फॉरेस्ट में भी ये ह्यूमंस को डिटेक्ट कर सकते हैं और रडार्स इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते। जो अगला प्रश्न है वो T-90 टैंक्स के बारे में है। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखे गए हैं। ये इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक्स हैं। ये कहाँ से हैं ये आपसे पूछा गया है। इनका ओरिजिन कहाँ है, यूएसए, फ्रांस, रशिया या फिर जर्मनी। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा बहुत गेस तो लगा ही सकते हैं कि देखिए टैंक्स वगैरह अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमारे संबंध किसके साथ अच्छे हुआ करते। जैसे यूएसए के साथ हमारे संबंध अभी अच्छे हुए हैं। इसके पहले तक जो हमें ज़्यादातर सप्लाई मिलती थी डिफेंस इक्विपमेंट की वो रशिया से मिलती थी और वो हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक स्मार्ट गेस में आप रशिया को चूज़ करें, ये बेहतर होगा। सही जवाब भी यही है। ये रशिया का एक बैटल टैंक है जो इंडिया अभी इस्तेमाल कर रहा है। इसका ओरिजिन वहीं से है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट साइन किया है 557 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट BEML के साथ, जिसे पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसमें 1512 या 512 माइन प्लाउ खरीदने की बात की गई है T-90 टैंक्स के लिए। देखिए टैंक्स कई बार माइंस के ऊपर चढ़ जाते हैं और माइंस के ऊपर से अगर वेट आ जाए और वेट हटे तो वो ब्लास्ट कर जाते हैं, जिसके बाद टैंक डिस्ट्रॉय हो जाता है। उससे बचाने के लिए उनके सामने प्लाउ का मतलब हल होता है, जैसे ट्रैक्टर्स में भी प्लाउ होते हैं, तो वैसे इनके आगे प्लाउ ऐसे अटैच कर दिए जाते हैं। वो मिट्टी को उखाड़ते जाते हैं, उखाड़ के किनारे करते जाते हैं। तो अगर माइंस हैं भी तो वो किनारे हो जाती हैं। इससे जो टैंक होता है वो सेफ रहता है। ये रशियन ओरिजिन के टैंक हैं। अभी इसे इंडिया चाइना बॉर्डर पे इंस्टॉल किया गया है सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए, और अभी ये मेन बैटलफील्ड टैंक्स हैं जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। जो अगला प्रश्न है वो युवा स्कीम के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा ताकि इंडस्ट्रीज़ को स्किल्ड मैन पावर मिल सके। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो टारगेट एज ग्रुप है युवा का उसमें एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए युवा स्कीम से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यंगस्टर्स के लिए है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि हाँ टारगेट एज ग्रुप एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल है नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो सही निकल जाएगा। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि स्किल्ड मैन पावर इंडस्ट्री को मिल जाए। अब देखिए बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है और सही लग भी रहा है, बट गलत है। हर बार जो जनरल स्टेटमेंट आपको मिलता है वो सही हो ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे सॉल्व भी कर चुके हैं कि जनरल स्टेटमेंट सही ही निकल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक करने की कोशिश की गई है। ये स्टेटमेंट तो जनरल है लेकिन गलत है। यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग की केवल बात नहीं की गई है, बल्कि हर प्रकार के ट्रेनिंग की बात की गई है। वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, और यहाँ पर केवल इंडस्ट्रीज़ को मैन पावर प्रोवाइड करने की बात नहीं है, रदर किसी भी फील्ड में वो ट्रेंड होकर आगे वर्क कर सकें। तो इस लिहाज से ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ओनली 2 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये रिलेवेंट स्किल की बात करता है, ना कि वोकेशनल स्किल की, और ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, रेदर ये प्रोडक्टिव लाइफ्स और फ्यूचर वर्क के लिए लोगों को तैयार करेंगे। वो किसी भी फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, सोशल, सिविक या फिर कम्युनिटी इनिशिएटिव। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने युवा और यूएन एजेंसीज के साथ मिलकर यंगस्टर्स को एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। जो अगला प्रश्न है वो ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के बारे में है। कौन रिलीज करता है ये आपसे पूछा गया है। जोन्स लैंग लासेल, सेंचुरी 21, वर्ल्ड बैंक और ऑक्सफैम आपके ऑप्शंस हैं, चुनिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होगा तो ही बता पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि इंडेक्स या रिपोर्ट्स को हर साल पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। सही जवाब ए है, जोन्स लैंग लासेल। ये एक एजेंसी है या ग्लोबल रियल स्टेट फर्म है जो ग्रीटी को रिलीज करती है। ग्रीटी स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। 1999 से ही JLL ग्रीटी एडिशन को कवर कर रहा है 99 कंट्रीज और 163 सिटी रीजन्स में। 6 एशिया पैसिफिक जो मार्केट हैं उनमें जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उनको मेंशन किया गया है। मेनलैंड चाइना को 32nd, थाईलैंड को 33rd, इंडिया को 34th रैंक पे रखा गया। इंडिया ने पहले की तुलना में अच्छा परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे एक गृहा इनिशिएटिव लिया गया था दैट स्टैंड्स फॉर ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट।
यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग्स को रेटिंग दी जाती है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को भी स्टैब्लिश किया गया, इसी वजह से इंडिया की रेटिंग इंप्रूव हुई है। जो अगला प्रश्न है वो IgM और IgG एंटीबॉडीज़ के बारे में है। कोविड-19 के रेफरेंस में आप इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करिए। जो पहला स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि जब IgM जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिटेक्ट की जाती हैं बॉडी में, तो इसका मतलब ये है कि पर्सन अभी भी इन्फेक्टेड हो सकता है या बहुत ही रिसेंटली वो इन्फेक्शन से बाहर आया है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर IgG एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस है, दैट इंडिकेट्स कि कुछ समय पहले वो व्यक्ति इन्फेक्टेड रहा होगा और अब उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर लिया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। चलिए मैं बता देता हूँ। दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिल्ली में सर्लॉजिकल सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें 23% पार्टिसिपेंट्स में एंटीबॉडीज़ पाई गई। इसका मतलब कि वो कभी न कभी इन्फेक्ट हुए होंगे कोविड-19 से, जिसके बाद उनकी बॉडीज़ ने ये एंटीबॉडीज़ अपने आप में जनरेट कर ली हैं। देखिए एंटीबॉडीज़ IgM और IgG दो टाइप्स की हो सकती हैं। IgM का मतलब ये है, ये पहली एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बॉडी जनरेट करता है, इम्यून सिस्टम जनरेट करता है किसी भी वायरस अटैक को हैंडल करने के लिए। तो अगर ये है, इसका मतलब कि इन्फेक्शन अभी भी हो सकता है या बहुत रिसेंटली हुआ है। और IgG लॉन्ग टर्म में डेवलप हो जाता है, जो व्यक्ति को मतलब कुछ समय पहले भी हुआ है। तो जो IgM होते हैं वो तो बाद में एलिमिनेट होने लगते हैं, लेकिन IgG लंबे समय तक बना रहता है। ये किसी भी, ये कोविड-19 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर व्यक्ति इन्फेक्ट हुआ है तो सिम्टम्स आने के 7 से 10 दिन बाद डेवलप होने लग जाते हैं। जो अगला प्रश्न है वो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल के बारे में है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया, कौन इसको स्थापित कर चुका है ये आपसे पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये आपके ऑप्शंस हैं। सही जवाब बताइए। सही जवाब बी है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसे स्टैब्लिश किया है ताकि दुनिया भर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जा सके। 2020-21 का जो बजट था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसमें इसे अनाउंस किया गया था। 10 मेंबर्स का ये ICC होगा, जिसे एम्बर दुबे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एविएशन मिनिस्ट्री के, वो लीड करेंगे। जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग पर है। निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है? ईस्टर्न प्लेटू, अर्नहेम प्लेटू, वेस्टर्न प्लेटू या फिर नैरो नेक प्लेटू? बताइए। मैपिंग का पार्ट आपने कवर किया होगा तो ये जवाब आप चूज कर चुके होंगे। सही जवाब सी है, वेस्टर्न प्लेटू को ऑस्ट्रेलियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। लोकेशन ये है वेस्टर्न प्लेटू की। ये वाटर डिवाइड की तरह भी काम करता है या लार्जेस्ट ड्रेनेज डिवीजन ये कॉज करता है। ड्रेनेज डिवीजन वो बॉडी होती है या वो लैंडमास होता है, कोई माउंटेन रेंज हो सकती है, जो एक रिवर के बेसिन को दूसरे रिवर के बेसिन से अलग कर दे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज डिवीजन है। जो अगला प्रश्न है इसमें लोकल विंड्स के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ब्रिकफिल्डर एक स्ट्रॉन्ग, कोल्ड और ह्यूमिड विंड है जो कि सदर्न ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है। दूसरा ये है कि फर्मेंटल डॉक्टर एक कूल आफ्टरनून सी ब्रीज है जो समर मंथ्स में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है। चलिए, आपने अगर अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। सही जवाब ओनली 2 है, बी। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ये जो ब्रिकफिल्डर है वो एक हॉट एंड ड्राई विंड है, ना कि यहाँ पर जैसा आपको बताया गया है कोल्ड एंड ह्यूमिड। तो अपोजिट बताया गया है आपको। ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है। यहाँ पे इसकी लोकेशन ब्रिकफिल्डर की है, देखिए दिखाया गया है। बाकी फर्मेंटल डॉक्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली एज पे डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जो नेक्स्ट वीक तक आपके लिए अवेलेबल होगी। इन्हें आप video.onlyas.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप तैयार रखना है, जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।